आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दे आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज वेल। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास होता है उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग दो ब्लॉक्स में या दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम दो पार्ट्स में या दो क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं। कुछ हमारे पास जो है वो पीरियड्स होते हैं और कुछ हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड्स आप जानते हैं हमारे पास पीरियड्स टोटल 7 है, 7 पीरियड्स हैं। और पीरियड्स क्या होते हैं हमारे पास? पीरियड्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल ड्रॉज होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉज होते हैं दे आर नोन एज पीरियड्स। और जो पीरियड नंबर आपको क्या बता रहा होता है? किसी भी जो पीरियड नंबर होता है वो आपको क्या बता रहा है? इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। ये आपका बता रहा होता है कि किसी जो है वो एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, शेल्स की तादाद क्या है, ये आपको पीरियड नंबर बताता है। ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास? ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर ग्रुप्स। और टोटल हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स जो ग्रुप्स हैं वो टोटल तादाद उनकी है हमारे पास 16 है टोटल। ठीक है, टोटल तादाद 16 है। 16 ग्रुप हमारे पास हैं। अब ग्रुप्स को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कुछ हम कह देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, while some are called transition elements। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं नुमाइंदा अनासिर, तो ये बड़ी तादाद में यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ग्रुप जितने भी ए वाले हैं ना 1A से 8A वाले वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बी से ताल्लुक़ रखते हैं। 1B से 8B तक के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो हमारे पास फिर फर्दर दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। एक हमारे पास होता है एस ब्लॉक और एक हमारे पास होता है पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए एस पे आता है। वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। चैप्टर 3 जो सेकेंड ईयर का है इन बोर्ड में वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर ही है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं उसमें दो ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप 1A उसके अंदर आता है और ग्रुप 2A आता है। दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनकी जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS1 होती है और इनकी NS2 होती है। पी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास फर्दर जितने ए वाले रह गए 3 से लेकर 8 तक वो सारे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास 3A ग्रुप आता है, 4A ग्रुप आता है, 5A ग्रुप आता है, 6A ग्रुप आता है और 7A ग्रुप आता है। ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनके अलग अलग, अब उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो वो इस तरह से होते हैं। वैलेंस कन्फिग्रेशन NS2 NP1, इस तरह से NS2 NP2, ये सो ऑन इस तरह चलता रहता है। NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 और इस तरह से 8A ग्रुप के एलिमेंट्स भी हैं। दिस इज NS2 NP6। दीज आर द वैलेंस शेल, जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज़ बने हुए हैं, जैसे बने अब इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। अगर हम नेम्स की बात करें, मिल गया ओके। तो हमारे पास एस और पी ब्लॉक के हम फर्दर अलग अलग नेम्स दे देते हैं। तो अभी हम जो है वो ई कैट MD कैट में जो डिस्कस कर रहे हैं, अब तो हेडिंग आ जाएगी इसके ऊपर, और वो डिस्कशन हमारे पास हो रही है चैप्टर 5 की। एंड दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास 1A ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विच मेटल्स? अल्कली मेटल्स। 2A ग्रुप को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, 3A ग्रुप में हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है दिस इज कॉल्ड विच फैमिली? दिस इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। देन 4A ग्रुप कौन सी फैमिली है? दिस इज कार्बन फैमिली। 5A ग्रुप कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली। 6A ग्रुप कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली। 7A ग्रुप है तो आप इसको हैलोजेंस कह सकते हैं।
8A ग्रुप है तो उनको क्या कह सकते हैं, नोबल गैसेस कह सकते हैं। इन्हीं को इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं और इन्हीं को हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप। दीज ऑल आर सेम नेम्स। अच्छा, इस तरह से ऑक्सीजन फैमिली के एक फर्दर एक और नाम आप क्या याद रखेंगे, चैल्कोजेंस। और नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम क्या याद रखेंगे, पिक्टोजेंस। तो दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नुमाइंदा अनासिर। अब कुछ हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, ट्रांजिशन में होते हैं। ट्रांजिशन क्या मतलब होता है, इन बिटवीन। सिंस these elements are in between S and P block, that's why they are called transition elements। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें हमारे पास फिर फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। इनमें फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। वन इज कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो हमारे पास कौन सा ब्लॉक कहलाता है, डी ब्लॉक, चूँकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करते हैं। और कुछ हमारे पास कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, उसमें ग्रुप 1B से लेकर 8B ग्रुप तक हमारे पास होता है। जबकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे के सारे एक ही ग्रुप के अंदर एंटर करते हैं, और वो ग्रुप होता है 3B। बस इनके और कोई ग्रुप नहीं है, 3B के अंदर ही सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं। नाउ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे पास, उसमें ग्रुप 1B से 8B तक उनके जनरल वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें उसका पता होना चाहिए। तो वैसे हम इसको जब लिखते हैं तो 3B से स्टार्ट करते हैं। 3B पीरियोडिक टेबल भी 3B से स्टार्ट होता है, 4B, 5B, 6B, 7B एंड 8B। जब इसकी कन्फिग्रेशन, अच्छा इसके 3B के जनरल वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन लिखनी पड़े, विच इज NS2 N-1 D1, यहाँ से 2 + 1 3 हो जाएगा। ये इस तरह से ये सो ऑन चलता रहता है, N-1 D2 NS2 N-1 D3, इस तरह से ये चलता रहेगा। इस तरह से N-1 D4 चलेगा, NS2 N-1 D5 चलेगा, NS2 N-1 D6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा। तीनों 8B में तीनों होते हैं, 3 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसके अंदर। और उसके बाद 1B की बारी आती है, NS2 N-1 D9, और 2B आता है जिसमें होता है हमारे पास NS2 N-1 D10। अब यहाँ पर जब हम बात करें, यहाँ पर बच्चों जब यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर पर यहाँ पर दो जगहों पर हम ग्राउंड स्टेट के बजाय एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखते हैं। एक 6B ग्रुप आपके पास होता है और एक 1B होता है। यहाँ पर बजाय ग्राउंड स्टेट के लिखने की हम इसमें एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि डी सबशेल हाफ फील्ड होने पर या फुल फील्ड होने पर स्टेबल हो जाता है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन से पीछे से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। लेकिन ये NS के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चे फिर से ये भी कहते हैं सर ये 4A में ऐसा क्यों नहीं होता इस ग्रुप में कि NS1 और NP3 हो जाए, ये भी तो P3 पे हाफ फील्ड पे स्टेबल हो जाएगा। ये D में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1 d ऑर्बिटल। तो NS और N-1 इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है। इसलिए आराम से S से इलेक्ट्रॉन D पर जंप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिस वजह से जंपिंग नहीं हो पाती यहाँ पर। इसलिए D ऑर्बिटल्स के अंदर या D की जब हम D ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वहाँ हम D4 को D5 और D9 को D10 करते हैं। और S से इलेक्ट्रॉन इस वजह से ले पाता है बिकॉज वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बहुत लो होता है, लो एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर S1 और ये D5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास S1 और D10 हो जाएगा। तो ये सारी जनरल बैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास हो गई। कौन से ब्लॉक की भाई? डी ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की बात करें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो उसके डायरेक्ट हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। जनरल बैलेंस सेल कन्फिग्रेशन डायरेक्टली कंप्लीट ग्रुप के लिए NS2 या NS1 से 2 तक हो सकता है, देन N-1 D 1 से 10 तक, और N-2 F 1 से लेकर 14 तक हो सकता है। बस हम डायरेक्टली लिखते हैं, एक एक करके 1 बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है। हमारे पास 2 सीरीज़ चलती है हमारे पास,
यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर 2 सीरीज चल रही होती है, ठीक है। वन सीरीज इज कॉल्ड lanthanide. First is lanthanide series and the second is actinide series. lanthanide series और actinide series, lanthanide series को हम ये कहें 14 एलिमेंट्स यहाँ आते हैं और 14 एलिमेंट्स यहाँ आते हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में टोटल हमारे पास 28 एलिमेंट हो जाते हैं। और टोटल सबको मिलाकर कंप्लीट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने होते हैं? टोटल 58 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 28 जो है वो हमारे पास एफ ब्लॉक में होते हैं और 14 lanthanide सीरीज़ में और 14 actinide सीरीज़ में। अब वो 14 जो lanthanide सीरीज़ में होते हैं, उनका lanthanide सीरीज़ का एक और क्या नाम है? What is the another name of lanthanide series? Rare earth metal. They are also known rare earth metals because they are very rare. ये बहुत नायाब और बहुत कम होते हैं, that's why rare earth metal. Actinide सीरीज़ के अंदर सबसे मशहूर एलिमेंट आपको कौन सा मिलेगा? The most famous element in actinide series? यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है, एटॉमिक नंबर 92 पर मिलता है। वाई यूरेनियम इज़ वेरी मच फेमस? एटम बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है, पहली चीज़ तो यही है, सही कह रहे हैं। और एक और क्या बात है यूरेनियम के बारे में? इट इज़ द लास्ट नेचुरल एलिमेंट। आफ्टर यूरेनियम ऑल द एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल और दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट सारे जो यूरेनियम के बाद हैं, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आप समझ में आ गई सारी चीज़ें यहाँ पे। तो बेटा प्रोडक्ट टेबल में आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? एस और पी के बीच में होता है, इन बिटवीन एस एंड पी। Like in this manner. We have to draw here 8, 9, 10 columns, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दिस इज स्टार्ट ये होता है 3B से। दिस इज 3B, दिस इज 4B, दिस इज 5B, दिस इज 6B, दिस इज 7B। 8B के साथ आप जानते हैं क्या करना होता है? 3 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। सो दिस इज 8B, दिस इज 1B एंड दिस इज 2B। प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, वरना ये बना हुआ था उसमें, बट उसके बिना भी हम बना सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि 3B है, अब इसके एलिमेंट्स हैं ना, अब इनके सीरीज़ के नेम है। अब ये जो फर्स्ट सीरीज़ ये वाले चल रही होती है ना, इसको हम कहते हैं 3D सीरीज़। नेक्स्ट 4D, 5D, 6D। चूँकि इनमें 3D फिल हो रहा होता है, इसमें 4D फिल हो रहा होता है, इसमें 5D और इसमें 6D फिल हो रहा होता है। तो 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज स्कैंडियम। उसको निमोनिक वगैरह शायद अगर आप प्रोडक्ट टेबल के लेक्चर देखा तो आपको याद है, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, इस तरह याद रखते हैं। इसरा यट्रियम, जिरकोमियम, नियोबियम, मॉडबिनिडियम, टेक्नीशियम, रोधेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। तो यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट इज लेंथेनम से सीरीज चलती है। लेंथेनम पहले ला हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और मारेंगे, ठीक है। दैट इज लेंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेहिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक्टिनम से सीरीज चलती है एक दूसरी। तो 6D सीरीज एक्टिनम से स्टार्ट होती है, AC। तो यहाँ पर ये मैंने आपके सामने जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर ड्रॉ किया है। फिलहाल तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बट अब एटॉमिक नंबर से स्टार्ट किया जाए तो ये 21 से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट 22 फिर ये चलता रहेगा, 23, 24। अब 30 के बाद आगे 6 आएंगे, 36 तक पहुँचेगा।
फिर पीछे एस ब्लॉक में जो आएंगे 37, 38, अब 39 से एट्रियम स्टार्ट हो जाएगा। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब 48 के बाद 6 आएंगे आगे, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 आएंगे 56, अब आ जाएगा 57, 58 नहीं आएगा, 57 पे स्टार लग जाएगा क्योंकि अब नीचे एलिमेंट्स आएंगे कुछ। ठीक है, 2 सीरीज़ चलेंगे, लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ अलग चलेगी, तो ठीक है, तो 2 सीरीज़ चलेगी 14 एलिमेंट्स के साथ। That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 57 के बाद ये 58, 59, 60 यहाँ चलते रहेंगे। (71) के बाद अब ये 72 से स्टार्ट हो जाएगा, हैफनियम से। नाउ 73, 74 अब ये चलता रहेगा इस तरह से। 86 वहाँ आ गया, 88, 89 पे एक्टिनम। दिस एलिमेंट इज लैंथेनम। तो यहाँ से एक सीरीज चली, तो दिस इज कॉल्ड विच सीरीज? लैंथेनाइड सीरीज और रेयर अर्थ मेटल्स। और यहाँ से एक्टिनम से एक सीरीज चलेगी, तो दिस विल बी एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, अब 89 के बाद 90 नहीं आता, 90 यहाँ पर आ जाएगा। वन 103 तक चलेगा। अब 104 से यहाँ एलिमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। एक 112 और 6 आ जाएंगे, 118 हो जाएंगे। कंप्लीट प्रोडक्टेबल हो जाएगी आपकी 1 वैलेंट एलिमेंट सारे। अब यहाँ पर 92 पर आपको यूरेनियम मिलेगा, यू, दैट इज यूरेनियम, लास्ट नेचुरल एलिमेंट। और उसके बाद ये सारे जितने भी आ रहे हैं दे ऑल आर नेचुरल, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांस यूरेनियम है। अब देखें और बातें कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंप्लीट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप्स का स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे 1B ग्रुप को स्पेशल नाम क्या देते हैं पता है? कॉइनेज मेटल्स। वाई दे आर कॉइनेज मेटल्स? बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। 8B ग्रुप को एक खास नाम क्या दिया गया है? फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, दैट्स वाई दे आर फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताऊंगा तो बात समझ में आएगा। अच्छा, अब इस ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इनर आउट, मैंने आपको बता दिया कि ये जो नीचे वाले हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज चल रहे हैं, दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो आपके पास ब्लॉक आता है, दिस इज एफ ब्लॉक। और ये आप देख सकते हैं कि 3B के अंदर ही से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, लैंथेनाइड, लैंथेनम और ये जो एक्टिनम है यहीं से सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लैंथेनाइड, इसको एक्टिनाइड सीरीज कह रहे हैं। और ऊपर वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर कहला सकते हैं। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनर आउटर के लिहाज से एक और तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होती है? ट्रांजिशन एलिमेंट की परफेक्ट एग्जाम्पल ये होती है, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डी ब्लॉक एलिमेंट तो हर वो एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेंगे। अभी मैंने आपको जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी दिखा दी है, सब में जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन डी पे शिफ्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट हैज़ अनफिल्ड डी सबशेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनका डी सबशेल अनफिल्ड होना चाहिए, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर फुली फिल्ड हो जाए डी सबशेल, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं डी सबशेल के अंदर। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल आपको 2B में मिलती है। 2B ग्रुप को डी ब्लॉक एलिमेंट तो हम कहते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट को हम दो तरह से देख लेते हैं। वन आर कॉल्ड
टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कुछ होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट और कुछ हमारे पास होते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब क्या फ़र्क है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, चूँकि इनके अंदर बहुत सारे बिहेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे नहीं होती हैं। क्यों? चूँकि इनका डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन टिपिकल में दो ग्रुप्स हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास आता है ग्रुप 2b, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2b की कन्फिग्रेशन करोगे तो NH2n-1 D10 आ जाएगा। तो D पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होंगे, सारे पेयर्ड होंगे। इस वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डेविएट करेगी। सो इट इज़ अ नॉन टिपिकल और सूडो मतलब होता है फेक या झूठा, फेक ट्रांजिशन एलिमेंट। और 3b के अलावा 2b के अलावा एक ग्रुप 3b, 3b को भी हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर काउंट करते हैं, दिस 3b। क्योंकि 3b कंपाउंड स्टेट में ना अपनी +3 वैलेंसी रखता है, जो ज़्यादा कॉमन है, और +3 होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यह हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। 3b और ग्रुप 2b नॉन टिपिकल, चूँकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। टिपिकल बाकी जितने 4b से लेकर मतलब 1b, 4b, 5, 6, 7, 8 ये सारे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है जी, क्लियर है? तो मसला यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? नथिंग टू आस्क। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ख़ास है। सबसे पहली बात कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी चीज़ दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तीसरी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, दिस इज दे आर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, दे कैन बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव यस कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, colored compound formation. The next property we have regarding this is their magnetic properties. After the magnetic properties we have this complex compound formation. Most of the transition element can form complex compound. Then metallic nature. तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उनमें से एक एक को डिस्कस करना है। बस चैप्टर 5 के अंदर ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है और देखना है, समझना है। ये समझ गया तो 1 घंटे का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, और चीज़ आपको समझ में आ गई तो दैट्स गुड। अच्छा, एक एक आगे रैंडम मैं बताऊंगा, ज़रूरी नहीं कि पैटर्न पे चलूँ। सबसे पहले मैं आपको मेटेलिक नेचर बताया था। आप जानते हैं कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। कुछ लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, कुछ लोग उसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। वाई? बिकॉज दे आर मेटेलिक इन नेचर। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होते हैं और सारे के सारे सॉलिड भी होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं सारे सॉलिड हैं। वाई दे हैव अ मेटेलिक नेचर? बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। इनका मेटेलिक नेचर किस वजह से होता है? कोई पूछे तो हम बताएंगे मेटेलिक बॉन्डिंग। ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से होता है, इसलिए इनकी हाई बाइंडिंग एनर्जीज इनके पास होती है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है अगर आपको पता हो तो, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लार्ज शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक्स जो है ना वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट टेबल में। जब 4th पीरियड से स्टार्ट होता है तो उनके पास 4 शेल होते हैं या 5 शेल होते हैं या 6 शेल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं किस तरह से फिल किए जाते हैं शेल्स के अंदर, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नाउ 4th वगैरह आ गए। अब आप देखते हैं कि 4th, 5th, 6th जो शेल्स हैं उनमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं और वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं। और जब वो लूजली बॉन्डेड होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाहर निकल आते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आयरन के जैसे वो बाहर निकल आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के चारों तरफ रोटेट करने लगते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। और वो जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के जो पूरा एक
कह लो कि क्राउड होता है, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस के बीच के इलेक्ट्रोसिटी का अट्रैक्शन कहलाती है मेटेलिक बॉन्ड। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी भी मेटल के क्रिस्टल लैटिस को आप देखोगे, किसी भी मेटल के क्रिस्टल लैटिस को आप देखोगे, लेट्स से कि आयरन है या सोडियम है, आयरन की बात कर लो Fe, तो यहाँ आयरन के आयन सिर्फ इसके अंदर होंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। एक सी होगा, एक क्लाउड होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का। वो इलेक्ट्रॉन्स और ये कैटाइंस, इनके बीच को अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो इससे स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि 18 या 32 इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट शेल में होते हैं जो बाहर निकल आते हैं तमाम एटम से, और वो क्या कर रहे होते हैं, सराउंड क्या होता है उन्होंने तमाम मेटल के क्रिस्टल लैटिस को। दैट्स वाई उनके स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उनके अंदर क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आती है कैटाइंस ऑफ मेटल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इस वजह से ये सारे के सारे मेटेलिक नेचर रखते हैं और हार्ड होते हैं और सारे गुड कंडक्टर होते हैं। वजह ये है ना, सोडियम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो मूव कर रहा होता है, इस वजह से सोडियम की मेटेलिक बॉन्ड है तो बट इतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उसका क्रिएट नहीं होता है, तभी सोडियम सॉफ्ट नेचर का होता है, तभी अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, आराम से उनको कट कर दिया जाता है। लेकिन इनको आप आराम से कट नहीं कर सकते बिकॉज इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है। बात समझ में आ गई? मेटेलिक नेचर किस वजह से इनका है, ये मैंने काट दिया उसको, मतलब हो गया, ये जो हो जाएगा उसको काट दूंगा, 1 घंटे में सारे कट जाने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी? कौन बताएगा? यस So we have a confusion here between valency versus oxidation number, or somehow you can say oxidation state. So what is the difference between these two? Valency क्या है? Valency is the number of electron lost or gained by an atom to complete its octet or duplet. कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वो वैलेंसी कहलाती है। और वो हमेशा कांस्टेंट और फिक्स होती है और कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होती है। जैसे ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो ये बस -2 के अलावा वैलेंसी ऑक्सीजन की और कुछ नहीं हो सकती है, वैलेंसी -2 ही होगी बस, और ये हमेशा होल नंबर में होगी, कांस्टेंट होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम, ये चैप्टर 7 में होता है फर्स्ट ईयर में। अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम, एक इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में एटम पर जो टेम्पोररी चार्ज जनरेट होता है ना, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। उसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन की -1 हो सकती है। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, नॉट द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करें KO2 की बात करें, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन -1/2 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द अपैरेंट चार्ज, जो टेम्पोररी चार्ज जनरेट होता है किसी मॉलिक्यूल पर, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल होता है और फ्रैक्शंस में हो सकता है, लेकिन वैलेंसी का भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ फ़र्क याद रखें, बच्चे मिक्सअप कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, वो कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है उससे। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अच्छा, अच्छा मेटल्स में क्या होता है कि नॉर्मली जो एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, उनमें मोस्टली क्या होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ 1 होती है, कांस्टेंट होती है मोस्टली। अगरचे ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम, जैसे सोडियम की बात कर लें, सोडियम के पास सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे आ जाती है, Na+1।
तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की क्या होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट रहती है, कम होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो उनके पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं ये। अब क्या वजह है इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की कांस्टेंट नहीं होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसके लिए हम आएंगे भाई लो एनर्जी डिफरेंस की वजह से। अभी मैंने आपको बताया था कि NS है और N-1D है, तो यहाँ से और दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, वो बहुत स्लो है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स NS से भी बॉन्ड बना लेते हैं और N-1D से भी बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेरिएबल वैलेंसी एक से ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। अब कैसे आती है? मिसाल के तौर पर 3B से स्टार्ट करते हैं, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये 8B और 1B और 2B है ना। एलिमेंट्स आ जाएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो एलिमेंट्स आ जाएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, जनरल वैलेंस शेल S2D1, S2D2, S2D3, S2D4, S2D5, S2D6, S2D7, S2D8, S2D9 और S2D10। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेते हैं, S1D5 कर लेते हैं और इसको S1D10 कर लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल एक्साइटेशन स्टेट क्यों रखेंगे ये सारे? चूँकि S से दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएगा पहले और D से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जिसकी वजह से एक्साइटेशन स्टेट अलग अलग आती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे 3B में एक्सेप्शन आ जाएगा। इसकी होनी चाहिए क्या? पहले S से दोनों एक साथ निकाल दो +2 और D से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 के साथ, तो फिर +3। बट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो है वो +2 नहीं, सिर्फ +3 ही होती है। इसलिए स्कैंडियम जो है वो हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, चूँकि वो इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो नहीं करता। अब टाइटेनियम में आ जाओ, S से दोनों एक साथ निकालो +2, फिर D से एक करके निकालो। D से एक निकाला तो +3, दूसरा भी निकाल दिया +4। दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। वो आपको अलग अलग कंपाउंड में दिख सकती है। जब आप TiO2 लिखते हो, मतलब टाइटेनियम के अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग वैलेंसी यहाँ पर मिल जाती है। वेनेडियम पहले 2 एक साथ निकाल दो +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, एक एक करके निकाल दो D से। क्रोमियम में क्या करो, पहले एक निकालो +1, फिर +2, +3, +4, +5, +6, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल सकती है। मैंगनीज की बात कर दो तो पहले 2 एक साथ निकालो +2, S से दोनों एक साथ निकला, फिर D से एक करके +3, +4, +5, +6, +7, मैंगनीज +7 तक जाता है Mn। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहा होता है ये, +7 तक ले रहा होता है मैंगनीज Mn। KMnO4 के पोटेशियम पर मैग्नेट पे आप निकालोगे ना मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, तो +7 ही निकल रही होती है। आयरन की बात करो तो +2 एक साथ निकला पहले, फिर D से एक निकला +3, उसके बाद स्टेबल हो जाता है, D5 हो जाता है, तो D5 पे यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन हो जाती है आयरन के केस में। तो ये मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके हमारे पास आते हैं वो 2 आते हैं, +2, +3, फेरस, फेरिक। निकल की बात करो +2, +3, +4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर +2, +3, +4, +5 होगा और यहाँ पर निकल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। कॉपर की बात करें तो पहले अच्छा S1D10 है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा +1, ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा +2, ठीक है। बस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। ये भी एक्सेप्शन है कॉपर, जैसे हमारा स्कैंडियम एक्सेप्शन। अब इस तरह से नेक्स्ट इज जिंक की बात करेंगे तो S से बस 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, D से एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि D10 पहले से स्टेबल हुआ है। तो ये सारी देख रहे हो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे। सिर्फ जिंक की और स्कैंडियम की अगर आप देखोगे तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसके सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है। इस वजह से दे आर नॉन टिपिकल या सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्यों आती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी डी ब्लॉक एलिमेंट में? चूंकि ये NS से भी बॉन्ड बनाता है, N-1D से भी बनाता है, क्योंकि इनके बीच के इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का वो बहुत थोड़ा होता है। बात समझ में आ गई है सबको? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है, किस तरह निकाला, कैसे इतनी सारी निकाली मैंने। S से दोनों इलेक्ट्रॉन पहले S में जितने भी इलेक्ट्रॉन है पहले एक साथ निकाल दें, फिर D से एक एक करके निकालते हैं S के साथ, और नंबर ऑफ आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आती रहेगी। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आती है, वैसे तो क्रोमियम की भी आ रही नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप क्रोमियम और मैंगनीज दोनों की आ रही है। दोनों की देखो 6-6, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6।
और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्रोमियम और मैंगनीज दोनों की 6 हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो रीच कर रहा है वो मैंगनीज में +7 है। ठीक है जी, बोचक आयरन का समझ में नहीं आया? हाँ, आयरन का मैं बता रहा हूँ। आयरन का S2D6 है। ठीक है बच्चे, NH2 N-1 D6। S से 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक साथ निकाल लिया, +2। अब S से 2 एक साथ निकले हुए और D से भी एक निकल जाएंगे किसी और कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा +3। अब D S से दोनों एक साथ निकल गया, D से एक निकल गया, तो D कितना हो गया 5 हो गया। और आपको पता है D5 जब हुआ तो स्टेबल हो गया। इस वजह से इसके कॉमन 2 ही होते हैं। Fe+2 आ जाता है तो ये हमारे पास होता है फेरस, और Fe+3 आ जाता है तो ये हमारे पास होता है फेरिक। अगर आप FeO कंपाउंड लोगे तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकलेगा, और अगर आप Fe2O3 ले लोगे तो फिर +3 निकल जाएगा। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऐसा ही है। तो वो स्टेबिलिटी गेन होने की वजह से इसलिए वहाँ पर कम मिल रहा है आपको। ठीक है, किसके? Cl। क्लोरीन की भी क्या होती है, देखो नॉन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं मोस्टली। क्लोरीन की कॉमन क्या होती है, -1 वैलेंसी इसकी है ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से, +1 भी होती है, +2 भी होती है, सॉरी +1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है, ये सारी है। HCl में आ जाओ तो -1 निकलेगा, HClO में आ जाओ तो +1 निकलेगा, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 में आ जाओ, ठीक है, क्लोरस एसिड, तो उसमें +3 निकल जाएगा। HClO3 में आ जाओ, पर दैट इज क्लोरिक एसिड, तो +5 निकलेगा। और HClO4 में आ जाओगे, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर +7 निकल जाएगा। Cl2O7 देखो निकालने का तो टॉपिक है चैप्टर 7 का है कि आप निकालते कैसे। Cl2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले? चार्ज वार्ज है ऊपर, कोई नहीं है कोई चार्ज, ठीक है, कोई मसला नहीं है। -14 यहाँ हुआ इसका, एक का -2 होता है, 2 का -14 हुआ, तो -2 होता है ना, तो 7 का हो जाएगा -14। तो ये इस तरह से बनाते हैं Cl×2 + O×7 -14, सॉरी =0। तो Cl×2, ये ऑक्सीजन का एक का -2 होता है, -14 = 0, Cl×2 = 14, Cl = 14/2, तो ये 7 निकल जाएगा प्लस का यहाँ पर। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो रीच कर सकता है ये, तो मतलब डिफरेंट तरह से। ये तो एक चैप्टर फर्स्ट ईयर का टॉपिक है कि निकालते कैसे, सेकेंड ईयर में हम निकालना तो नहीं सीखते उसको। बात समझ में आ गई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो सिंपल बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है कि कांस्टेंट होती है, तो हम बताएंगे वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल होती है? ड्यू टू द लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D। एक्सेप्शंस क्या है? स्कैंडियम और जिंक, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ सिंगल होती है, एंड दिस इज द एक्सेप्शन, और इसी वजह से वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। बस यही पूछेंगे एप्टीट्यूड में आपसे, और उसके अलावा बाकी तो मैंने ऐसे ही बता दिया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मसला वेरिएबल किसी को भी एक बच्चे सारे क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, इसको मिटा दूँ। नेक्स्ट वी हैव इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। देखिए बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहते हैं? आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बड़े साइज़ के होते हैं, इनके एटम का साइज़ बड़ा होता है क्योंकि उनके पास शेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। इनके पास 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल इतने होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। इनके एटम्स बड़े साइज़ के होते हैं। जैसे मैं अगर आयरन या किसी या और इस तरह की ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल लैटिस को ड्रॉ करूँ, उसका क्रिस्टल लैटिस इस तरह का आएगा। ठीक है, तो दीज आर द एटम्स ऑफ कोई भी एलिमेंट आप ले लो, लेट्स से गोल्ड ले लेते हैं कि गोल्ड है Au। तो जब इनके एटम साथ में जुड़ते हैं तो बच्चे आप देख सकते हो कुछ जगहों पर खाली जगह आती है, खाली जगह आ रही है सर्कुलर एटम्स के जुड़ने से। दीज ब्लैंक स्पेसेस आर कॉल्ड वॉइड्स, और दे आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो लेकिन इन छोटे स्पेसेस में क्या होता है कि कोई भी
दूसरा एलिमेंट आकर इसके अंदर क्या हो सकता है, एड्जॉर्ब हो सकता है। छोटे एलिमेंट्स आकर इसके अंदर एड्जॉर्ब हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह के छोटे एटम्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अगर सुपरफिशियल सरफेस पर अगर कोई चीज़ जैसा अगर उसमें पेनिट्रेट कर रही है तो दिस इज एडजॉर्प्शन, और अगर पेनिट्रेट अंदर तक सिरायत कर जा रहा है तो दिस इज एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्ब होना और एब्जॉर्ब होना। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन होती है सरफेस पर, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरह के एलिमेंट्स आकर इस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं और इससे एक कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होती है ना, वो जस्ट एक फिजिकल रिएक्शन है, वो कि केमिकल रिएक्शन नहीं है। फिजिकली एक तरह से एड्जॉर्प्शन हो रही है छोटे एटम्स की, किसके ऊपर भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रही है, फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। दैट्स वाई जो कंपाउंड बनते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो बेसिक केमिकल रिएक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे पास बाकी जितने भी कंपाउंड हम पढ़ते हैं ना, H2O लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं, ये दीज ऑल कंपाउंड्स आर स्टैचोमेट्रिक इन नेचर। वाई दे आर स्टैचोमेट्रिक इन नेचर, बिकॉज यहाँ पर होल नंबर में सारे होते हैं। एक फिक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मिलता है। ये टोटल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे होते हैं केमिस्ट्री के, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा होता। कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती है, वेरिएबल प्रोपोर्शन होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये टाइटेनियम का एलिमेंट है, हमने इसमें हाइड्रोजन का एड्जॉर्ब कराया, अब ये कभी TiH 1.7 बनेगा, कभी TiH 0.4 बन जाएगा, कभी TiH 2.1 बन जाएगा, डिपेंड करता है कितना एड्जॉर्ब हो रहा है। कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता इसका। दैट्स वाई ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनको नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। सेकेंडरी चैप्टर 2 में आप हाइड्राइड्स पढ़ोगे इसके नाम का, मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, वहाँ पे भी यही हो रहा होता है, एड्जॉर्प्शन हो रही होती है उसके अंदर। ठीक है, अब इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास काफ़ी सारे अलॉय पॉसिबल हो जाते हैं। अलॉय की फॉर्मेशन इससे पॉसिबल हो जाती है। अलॉय पता है ना क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल इज कॉल्ड अलॉय। 2 मेटल्स का मिला देना अलॉय है। स्टील, ब्रास, ब्रोंज, नाइक्रोम, ये सारे अलॉय हैं। तो जैसे स्टील एक अलॉय है, स्टील में आप जानते हैं आयरन के साथ कार्बन मिला होता है, फिर निकल क्रोमियम को ऐड करते हैं। तो आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसमें कार्बन को एब्जॉर्ब कराकर उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं। उससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, होता है ये सब कुछ। तो ये अलॉय फॉर्मेशन इसकी बेस्ट कह लो कि एप्लीकेशन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की, जिसमें हम लोहे के ऊपर कार्बन को एब्जॉर्ब करवा कर स्टील में कन्वर्ट करते हैं ताकि उससे घर, इमारतें वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह सब बनाई जा सके। क्लियर है कैसे होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती, उनके एटम का साइज ही छोटा होता है। जब एटम छोटे होंगे तो उसमें वॉइड्स बने ही नहीं। जब वॉइड्स नहीं बनेंगे तो उसके अंदर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? काट दो उसको, ठीक है, खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कैटालिटिक नेचर रखते हैं। मिटा दो ना कंप्लीट, बस कॉन्सेप्ट बना लें बस जल्दी जल्दी से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालिटिक नेचर रखते हैं। जिंदगी में आपने जितने भी कैटलिस्ट पढ़े हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट मौजूद था। ऐसी बात है कि नहीं है? C2H4 प्लस हाइड्रोजन ऐड करना है, C2H6 बनाना है, निकल कैटलिस्ट यूज़ करते थे या प्लाटिनियम या प्लेडियम, याद है? अच्छा, इसका रिवर्स करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, निकल कॉपर का कपल इस्तेमाल करते थे एज अ कैटलिस्ट। 2 कार्बन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, रिमूव करवाना है इसमें से, जिंक इस्तेमाल कर लिया, है ना? तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती थी, जिंक यूज़ करते थे। नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दिया, बन गया अमोनिया। हेबर-बोश प्रोसेस, फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस इस्तेमाल करते थे, जिसमें हम कभी कभार K2O या Al2O3, KO2 या मतलब K2O वगैरह ये सब एज आ प्रोमोटर इस्तेमाल करते थे। प्रोमोटर मतलब जो कैटलिस्ट के स्पीड को बढ़ा देता है समटाइम्स। SO2 प्लस O2 इट फॉर्म्स SO3। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्या वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल करते थे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, H2O बनेगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। क्या इसमें
मैंगनीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते थे MnO2, पॉज कैटलिस्ट है ये। नाइट्रिक एसिड बनानी है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन करानी है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन बन जाता था NO प्लस वाटर। प्लाटिनम वायर गॉज इस्तेमाल करते थे ऑसवाल्ड प्रोसेस। कितने लिखूं मैं, कितने ही ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है ज़िंदगी में, है ना। कुछ दिनों बाद एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाला, आपको पता होगा इतने सारे कैटलिस्ट तो होते ही हैं। अब ये कैटलिस्ट जितने भी देखो, अगर गौर करो, सब में कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद है। यहाँ निकल है, यहाँ जिंक है, यहाँ आयरन है, यहाँ वेनेडियम है, यहाँ मैंगनीज है, यहाँ प्लाटिनम है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से वो कैटालिटिक नेचर रखते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं। तो देखें मैंने अभी, अच्छा, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रिलेट करती है इसी इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन से। देखो H, मैंने एक H लिख दिया और एक H2 लिख दिया, क्या फ़र्क है दोनों में? ये कौन सा हाइड्रोजन है? इसका क्या नाम है इस हाइड्रोजन का? एटॉमिक हाइड्रोजन। दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एटॉमिक हाइड्रोजन। अनस्टेबल है बिकॉज डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अब क्या होने वाला है कि ये जो इथीन है, कोई भी मॉलिक्यूल H2 से बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करता, लेस रिएक्टिव है। H से फास्टर रिएक्शन करता है जो अनस्टेबल है। तो जब हम कोई रिएक्शन करा रहे होते हैं, कैटलिस्ट क्या कर रहा होता है? वैसे तो हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर रहा होता है, उसके साथ क्या कर रहा होता है और डिटेल में जाएं तो वो कोई भी हमारे पास कैटलिस्ट है, उसमें जब हाइड्रोजन को स्प्रे करते हैं, मिसाल के तौर पे लेट से दिस इज ये यहाँ पर आप देख लो, दिस इज निकल Ni। निकल कैटलिस्ट आपके पास क्या नाम होता है? निकल कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानता है कोई? निकल कैटलिस्ट का नाम रेनिस कैटलिस्ट। यस, रेनिस कैटलिस्ट, साइंटिस्ट है निकल, रेनिस कैटलिस्ट। अब इसमें क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं, क्योंकि निकल है तो छोटे छोटे पोर्स होंगे। हमने इस पर क्या रख दिया? C2H4 रख दिया, इथीन रख दिया, और यहाँ पर स्प्रे करा दिया क्या चीज़? H2, और हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया। अब पहले क्या होगा? डायरेक्ट H2 कभी C2H4 से रिएक्शन नहीं करेगा, पहले H2 जाएगा, इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जब हीट करेंगे तो क्या होगा? यही H2 बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो मॉलिक्यूलर नहीं निकलेगा बल्कि एटॉमिक हाइड्रोजन निकलेगा, और वो एटॉमिक हाइड्रोजन देन इस C2H4 से रिएक्शन करके इथीन को इथेन में कन्वर्ट करेगा। समझ गए? तो ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करने के लिए, और जो लेस रिएक्टिव स्पीशीज है उनको मोर रिएक्टिव बना देता है। क्योंकि इसके अंदर सब्सटेंस कोई जाता है तो लेस रिएक्टिव स्टेट में जाता है, और जब बाहर निकलता है इसके पोर्स में से तो रिएक्टिव स्टेट में निकलता है, तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्यों हम इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट को डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर? वजह यही होती है। और वो ट्रांजिशन मेटल वाले ही क्यों होते हैं, तो वो वजह भी आपने देख ली। ठीक है, तो मसला यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो समझ में आ गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी? सो कट कर देते हैं। नेक्स्ट इज दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज हैं। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कैसे? इसको मिटा दो। ठीक है, वन शॉट लेक्चर चल रहा है भाई, तो एक ही क्लास में उसको कंप्लीट करना है जो भी है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स वॉच करना चाहते हैं वैसे भी ना, वो वन शॉट लेक्चर ही वॉच करना चाहते हैं। फिर एक क्लास में सर बस कहानी सुना दे सारी, हम अलग अलग वीडियोस में जाकर सर्च नहीं करना चाहते, एक ही में बता दे, तो ये वन शॉट लेक्चर है। वरना तो ये सारी चीज़ें वेरियस लेक्चर्स में इंटर में मैंने कवर कराई हुई है सारी। सेकेंडरी अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो ये सब देखा ही होगा आपने वहाँ पर। अच्छा, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन याद रखो कि हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कभी भी कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, जितने भी कलर्ड कंपाउंड आपको दुनिया में मिलते हैं, जितने भी कलर दुनिया में आपको मिलते हैं, अगर किसी चीज़ पर कोई कलर आ रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स। आप दुनिया का कोई भी ऐसा कंपाउंड ला के मेरे सामने नहीं रख सकते जो कलरफुल और उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट ना हो। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो कलरफुल हो और उसके अंदर जो है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना हो। उनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाजमी होते हैं, लाजमी होते हैं, उसके बिना वो नहीं बन सकता।
लेकिन कुछ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव में ऐसे हैं जो ट्रांजिशन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट हमारे पास ट्रांजिशन में ऐसे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और स्कैंडियम वाली सीरीज। अब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा एक मज़े की बात के रिप्रेजेंटेटिव में ऐसे कुछ हैं। 2-3 प्रूफ से आप साबित कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे ऐसे ही एक एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ आपसे, 4A ग्रुप में एलिमेंट होता है हमारे पास। आपने लेड पिगमेंट का टॉपिक आपके रिड्यूस हो गया था वैसे, लेकिन एक टॉपिक था चैप्टर 4 में लेड पिगमेंट्स, उसमें एक आपने पढ़ा था Pb3O4, रेड लेड पिगमेंट, सिंदूर, सिंदूर जिसको कहते हैं। यस, रेड कलर का होता है ये, बिल्कुल रेड कलर का। सिंदूर का जो कलर होता है, सिंदूर कलरलेस तो नहीं है, सिंदूर का कलर होता है ऑरेंज रेड टाइप का होता है, इंडियंस वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसको। तो अगर आप इनमें से दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है? दोनों रिप्रेजेंटेटिव, कलर कंपाउंड तो बन जाए। चूँकि लेड की प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं जो कि ट्रांजिशन से मैच करते हैं। इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, अगर आपको पता हो तो। लेड की, लेड +2 वैलेंसी भी रखता है, +4 भी रखता है। जैसे PbCl2 भी कंपाउंड मिलेगा आपको, PbCl4 भी मिलेगा आपको, प्लम्बस प्लम्बिक। जबकि ऐसा तो नहीं होता हमारे पास नॉर्मली, +4 भी ऐसा मेटल है जो है, ये एक मेटल तो है और P ब्लॉक का मेटल है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रहा था कि PbCl2 भी बनता है, PbCl4 भी बनता है। अच्छा, P ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनको क्या नाम कहा जाता है? जैसे 1A 2A वाले हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स हैं, और D ब्लॉक वाले हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और P ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, लेड है, टिन है, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड पुअर मेटल्स। तो जब P ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ना, वो सारे पुअर मेटल्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं सारे, लेस रिएक्शन जल्दी नहीं करता, लेड वगैरह। तो अब इनके अंदर आप देख सकते हो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है, मेटल्स हैं उसके बावजूद। क्या इसके पीछे क्या वजह होती है? क्या रीज़न होते हैं कि इनके दो अलग अलग वैलेंसी आ रही होती हैं? लेड और लेड के साथ भी होता है, और यही सेम सिनेरियो टिन के साथ भी है, SnCl2 SnCl4। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि नॉर्मली ये 4A ग्रुप का एलिमेंट है ना। 4A का हमने क्या पढ़ा? NS और NP होता है ना, NS2 NP2 4A ग्रुप। लेकिन जब हम 4th और 5th पीरियड में आते हैं ना, जहाँ लेड और टिन होते हैं, वहाँ NS2 आता है और बीच में N-1D आ जाता है, फिर उसके बाद NP आ जाता है, NP2। तो ये एक तरह से शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है D और D सब चला के। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, फिर काफ़ी देर के बाद फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये जो है ना, कि ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट पेयर बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्टिव पेयर है और 2 इनर्ट पेयर है, और वो किस वजह से हुआ? बीच में जो गैप N-1D ने डाल दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करोगे ना तुम लेड की 82, तो आपको खुद ही समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ। तो वो NS और NP पे नहीं चलाता है, NS फिर बीच में D आता है, फिर NP आता है। तो इस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ये पत्थर पे लकीर बात नहीं है कि सर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड नहीं बना सकता, पता लगा तुम लाकर दिखा दिया मुझे सिंदूर, सर ये देखे तो बन रहा है, फॉर्मूला भी Pb3O4 है और दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो रीज़न इसके पीछे मैंने बताया था, एक्सेप्शन है वो लेड और टिन के लिए है, बिकॉज उनके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्रिएट होता है। ये एक एडवांस चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करता है CFT। CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी। CFT कहलाता है क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है कि जो डी सबशेल है, एटम के अंदर जो डी सबशेल होता है ना, वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अभी आपके प्रैक्टिकल शायद फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो जाएंगे, सेकेंड ईयर के अलग डेट्स में आना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल हर बच्चा करेगा या देखेगा, तो उसमें या जर्नल बना रहे होगा कोई घर पे बैठ के, तो सब में कलर वलर लिख रहे होते हैं। जहाँ ट्रांजिशन मेटल के होते हैं तो वो डार्क ब्लू है ना, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये सब कलर का होता है। तो डी ब्लॉक, डी सबशेल जो होता है वो 2 पार्ट में टूट जाता है, 2 ऑर्बिटल्स में टूट जाता है। डी के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल को कहा जाता है T2G ऑर्बिटल, और जो 2 होते हैं उनको EG ऑर्बिटल कहा जाता है। इनकी लो एनर्जी होती है, इनकी हाई एनर्जी होती है।
इन T2G और EG ऑर्बिटल में फिर क्या हो रहा होता है, इनके अंदर ट्रांजिशन हो रही होती है, इनके अंदर ट्रांजिशन टेक प्लेस हो रही होती है। अब लेट्स से कि कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लें, कॉपर की बात कर लें, कॉपर +1 की बात, +2 की बात कर लें, तो कॉपर +2 किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है, तो उसका जो हमारे पास कलर होता है वो ब्लू होता है। आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा, ब्लू कलर का होता है। और कॉपर +2 ब्लू कलर का क्यों होता है, इसको देख लेते हैं। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो NS2 N-1 D9 आ जाएगा ये, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन एक्साइटेड भी हम कर देंगे उसको। ये कॉपर +2 आयन है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके अंदर से, तो अगर आप चलो आप उसको एक्साइटेड में देख लो, D10 सही है। एन कॉपर +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा 0 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा 9, सही है। ये कॉपर +2 आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब हमने इसको फिल कर दिया डी सबशेल के अंदर। इस D9 है तो 1 2 3 4 5 हुंड्स रूल वापस आना है, 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गया ये। अब ये जो डी सबशेल है, DXY DYZ DZX DX² -y² DZ², बताया था मैंने चैप्टर 3 में फर्स्ट ईयर में आपको। ये जो डी सबशेल है ये ब्रेक हो जाता है कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट्स में इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 पार्ट में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। एक हमारे पास ऊपर 2 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं हाई एनर्जी में और नीचे 3 आ जाते हैं लो एनर्जी में। इसको हम लोग बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स इसके स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स ये हमारे पास आ रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं डबली जेनरेटेड ऑर्बिटल। और ये T2G होता है हमारे पास ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल, ट्रिपली जनरेटेड। तो ट्रिपल होता है तो ट्रिपली जनरेटेड और ये डबल होता है डबली जनरेटेड। टोटल 9 लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग गए। ये कॉपर +2 आयन की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिहाज से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी। ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये हमारे पास लो एनर्जी और ये हमारे पास हाई एनर्जी। अब क्या होता है कि अब लेट्स से कि इस पर लाइट पड़ी, रोशनी पड़ेगी तभी जाकर कलर दिखेगा, वरना कलर तो नहीं दिखेगा। अब जब इस पर रोशनी पड़ी, वाइट लाइट इस पर पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब T2G से EG ऑर्बिटल में ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन T2G का जंप मार जाएगा ऊपर EG पर, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं लोअर से हायर पे जंप मारते हैं, जंप मार दिया उसने। जंप मारने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, मतलब बहुत ही स्लो टाइम के लिए, माइक्रो सेकंड से भी कम समय के लिए, और दोबारा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। फिर दोबारा रोशनी पड़ेगी, दोबारा से ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। इस तरह से T2G और EG ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशन होनी शुरू हो जाएगी। तेज़ी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाएंगे और एक बार एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, फिर रेडिएट करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, फिर रेडिएट करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, फिर रेडिएट करेंगे। इससे क्या होगा, अब जो एनर्जी रेडिएट करेंगे वो क्वांटा की सूरत में करेंगे, फोटोन की सूरत में करेंगे, और जो एनर्जी वो लिबरेट कर रहे होते हैं उनके जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट की सूरत में होती है। विजिबल लाइट के जो स्पेक्ट्रम होता है उसके रेंज में ये कर रहे होते हैं, जिसमें से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, किसी भी कलर की लाइट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की और कौन सी रेडिएट की। 3 कलर्स होते हैं प्राइमरी कलर, याद है आप सबको, R+G+B, रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों मिला लो बन जाएगा वाइट लाइट, RGB लाइट जिसको हम कहते हैं। अब जो 2 एब्जॉर्ब हो रही होती है उसकी रिवर्स लाइट निकल रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर इसने रेड और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो रेडिएट कौन सी लाइट हो जाएगी, ब्लू लाइट जो है वो रेडिएट हो जाएगी। तो कोई भी कलर आपको जो दिखता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी कलर आपको दिखता है, अगर मैं यहाँ पर अगर ये ब्लू कलर की कोई चीज़ है, ये ब्लू क्यों दिख रही है आपको, क्योंकि जब इस पर लाइट टकरा रही, लाइट तो तीनों टकरा रही है, रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, लाइट तो रोशनी तो तीनों जगह टकरा रही है इस पर, लेकिन कुछ लाइट को ये अब्जॉर्ब कर ले रहा है। मिसाल के तौर पर रेड और ग्रीन को इसने अब्जॉर्ब कर दिया तो रिफ्लेक्ट किसको कर देगा, ये ब्लू को कर देगा। तो ये रेड और ग्रीन को इसने एब्जॉर्ब कर दिया तो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो 3 ही तरह की लाइट होती है। अगर रेड और ब्लू एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर ग्रीन रेडिएट हो जाएगी, अगर ग्रीन और ब्लू एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर रेड लिबरेट हो जाएगी। तो कॉपर +2 आयंस क्या करते हैं, जो रेड लाइट होती है और ग्रीन लाइट होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है वो रेड और ग्रीन की, तो निकाल क्या देते हैं,
ब्लू निकाल देते हैं लाइट। इसी वजह से जब वो ब्लू लाइट की वेवलेंथ आपकी आंखों से टकराती है और आंखों से रेटिना पड़ जाती है, तो वहाँ पर आपकी कलर सेंसेशन दिमाग दिखाता है कि ये ब्लू है, ये नीला है। ठीक है, इसलिए ब्लू चीज़ ब्लू दिख रही होती है आपको। आसमान नीला दिख रहा होता है आपको। आसमान नीला इसलिए देखता है कि जब जो सूरज की रोशनी आ रही है आसमान पर, तो ओजोन लेयर वहाँ पर क्या कहता है, ओजोन लेयर आपका रेड और ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लू कलर रेडिएट कर देते हैं, इसलिए आसमान आपको नीला दिखता है, वरना आसमान का कलर कोई नहीं है। आसमान के नीले दिखने की वजह उस ओजोन लेयर का रेड और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेना है और ब्लू कलर दिख जाता है फिर। तो वो ये कंप्लीट फिनोमेना है कि किस तरह से कलर जो है वो आपको दिख रही होती है किसी चीज़ के अंदर। तो फिर से अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है और ये बताते हैं कि जब किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के वाले कंपाउंड पर रोशनी पड़ती है तो क्या होता है कि फ़ौरन से उसके डी सबशेल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, T2G और EG। और T2G और EG ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर और हायर से लोअर पे जंप मारते हैं, तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इसका रेसिप्रोकल वो रेडिएट कर देते हैं। रेड और ग्रीन अगर एब्जॉर्ब करें तो ब्लू रेडिएट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब यहाँ पर फिर वही बात, अगर हम जिंक की बात कर लें, Zn, जिंक की बात कर लें, Zn, जिंक का कोई कंपाउंड ले लेते हैं Zn और जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं जहाँ पर जिंक की +2 वैलेंसी है। जिंक होता है S2D10, S2D10 होता है इसकी जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, और पहले S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जिंक +2 की क्या हो जाएगी, फिर सिर्फ S पर 0 और D पर 10 हो जाएगी। अब D पर इसके 10 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से मैं जिंक +2 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह बना देता हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन लगे। क्या आप यहाँ T2G से EG में ट्रांजिशन पॉसिबल है? क्या, क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज वैकेंट कोई अनपेयर्ड बचा ही नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सके। इस वजह से जिंक जितनी एनर्जी आती है सबको रेडिएट कर देता है। जितनी एनर्जी आई ना, कोई एब्जॉर्ब, सारा रेडिएट। अब रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर रेडिएट होगी तो मिक्स होकर कौन सा कलर बनेगा, वाइट। इस वजह से जिंक के सारे कंपाउंड वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये बोर्ड वाइट दिख रहा है, वजह यही है क्योंकि जो एनर्जी सेवर की रोशनी जाके टकरा रही है ना इस पर, सब रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। लेकिन अगर अच्छा बोल तो सर कलर सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू तो नहीं होते। जैसे कि इफ़ आई हैव द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ येलो, वो तो येलो कलर का है या मस्टर्ड टाइप का है, तो आप उसको कैसे आया सर, ये तो रेड ग्रीन ब्लू नहीं है। तो कभी कभार कलर सेकेंडरी कलर्स भी बनते हैं। सेकेंडरी कलर्स भी तो होते हैं ना जो दो कलर को मिलाकर बन जाते हैं। जैसे सिर्फ रेड लाइट एब्जॉर्ब कर दी और बाकी ग्रीन और ब्लू दोनों रेडिएट कर दिए, तो ग्रीन ब्लू मिक्स होकर एक नया कलर जनरेट करती है जिसको सेकेंडरी कलर कहते हैं। छोटे में आपने पढ़ा होगा, आपने इस तरह से बना देते कलर यूँ करके, नीचे वाइट बीच में वाइट आ रहा होता था, ये रेड ग्रीन ब्लू और ये अलग अलग कलर आ रहे होते हैं, पर्पल वगैरह आ रहे होते थे। तो वो सारे कलर परसेंटेज के लिहाज से भी बन सकते हैं कि कितना परसेंट रेड निकला, कितना परसेंट येलो, इसलिए हज़ारों तरह के शेड्स हमारे सामने आ रहे होते हैं। कलर के अंदर अगर एक कलर सिर्फ नहीं होता, अगर ब्लू है तो डार्क ब्लू अलग है, रॉयल ब्लू अलग है, लाइट ब्लू अलग है, स्काई ब्लू अलग है, नेवी ब्लू अलग है, अलग अलग कलर्स है ना सारे, तो वो सब शेड्स अलग अलग परसेंटेज की वजह से आ रहे होते हैं। समझ में आया कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, क्यों कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अब मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं इसके एप्टीट्यूड के हवाले से, कि कौन से एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं या डी और एफ ब्लॉक वाले करते हैं। कौन सा नहीं करता डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो जिंक नहीं करता, कैडमियम नहीं करता, मरकरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, उसके फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन को, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिहाज से डी सबशेल कौन से दो पार्ट में स्प्लिट होता है, T2G से EG ऑर्बिटल में। लो एनर्जी किसकी होती है, T2G की। हाई एनर्जी किसकी होती है, EG की। और जो एनर्जी निकलती है, लाइट जो रेडिएट हो रही होती है, वो किस रेंज में हो रही होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में हो रही होती है। बस ये पूछ सकते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम, यस। तो मसला नो इश्यूज राइट नाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के, क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। 5-10 मिनट बाकी क्लास में, थोड़ा 5 मिनट ऊपर ले लूँगा ताकि आप समझ जाएं। भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादातर एलिमेंट्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट में 3 तरह के एलिमेंट हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिहाज से एलिमेंट्स पता है बच्चों 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिहाज से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, द सेकंड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस,
The third is called ferromagnetic substance. Now what is the difference between these three types of substances? Diamagnetic substance कौन होगा? Not attracted towards magnet. ठीक है, नॉट अट्रैक्टेड, जो मैग्नेट की तरफ जरा भी अट्रैक्ट नहीं होगा. पैरामैग्नेटिक कौन होगा? जो लेस अट्रैक्टेड, पैरा मतलब लेस होता है, लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ. फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? जो कि मोर अट्रैक्टेड, ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा मैग्नेट की तरफ. दिस इज फेरोमैग्नेटिक. और फेरोमैग्नेटिक में तो ये नेचर होगी कि आप उसको मैग्नेट बना भी सकेंगे अगर आप चाहें तो, मैग्नेटिक नेचर दे भी सकते हैं. क्यों ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक. यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यस, सारा जो गेम है ना इसके अंदर, ये सही बताया, अमीन नाम है ना, उसने सही बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या गेम है सारा का सारा. अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो डायमैग्नेटिक है. अगर फ्यू, थोड़े से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है. अगर लार्ज, अगर बड़ी तादाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक है. अब ऐसा कैसे होता है इसको जरा देख लें, समझ लें. जिंक की बात कर लें, जिंक Zn, जिंक +2 या जिंक नॉर्मल जिंक की बात कर लो, NH2 N-1 D10. क्या जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है? इसी वजह से जिंक आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रखता. तो जिंक आपके पास क्या है भाई, कैसा है? डायमैग्नेटिक है. जिंक के साथ कैडमियम और मरकरी भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा. सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. जिंक कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन भी नहीं करता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं रखता और डायमैग्नेटिक भी होता है. नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक की बात करें, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब उनमें कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. जैसे अगर हम टाइटेनियम की बात कर लें, टाइटेनियम का होता है NH2 N-1 D2, यही होता है ना, 4B ग्रुप का होता है टाइटेनियम. तो उसके बाद D जब सबशेल बनाओगे 1 2 3 4 5, तो उसके बाद एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे डी में. तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से टाइटेनियम मैग्नेट की तरफ हल्का सा अट्रैक्ट होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा. और अगर यही हम बात करें, अगर हम आयरन बता दें, Fe, लोहा, आयरन कैसे होते हैं मैंने बताया था अभी आपको. 8B ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, क्लास के स्टार्ट में बताया था, क्योंकि उनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. कैसे? आयरन की बात कर लो तो आयरन होता है NH2 N-1 D4, सॉरी D6, 6 और 2 8, 8B ग्रुप का हो जाता है. अब D पर अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन लगाना चाहेंगे तो ऐसे ही लगेगा 1 2 3 4 5 6. तो उसका यहाँ पर हमारे पास क्या मतलब हो गया कि इसके पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ 2 थे. तो चूंकि आयरन के पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये कैसा है? फेरोमैग्नेटिक है. इस वजह से बहुत तेज़ी के साथ मैग्नेट से जाकर चिपक जाएगा और इसीलिए इसको हम मैग्नेट में कन्वर्ट भी कर सकेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकेंगे उसका, आयरन. हाँ, अब ये है कि मैंगनीज को भी Mn, मैंगनीज की बात करेंगे, मैंगनीज की तो हम NH2 N-1 D5 आ जाएगा. तो इसके पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. तो मैंगनीज जो है वो आयरन से ज़्यादा जो है वो वो होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा. तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक नेचर रखेगा. तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके पीछे वजह क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ये चीज़ हो पाती है? ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कोई चीज़ शंभू की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. ये थोड़ा सा साइंस के फंडे भी क्लियर हो जाए आपके. एप्टीट्यूड की वजह से तो मैंने बता दिया जो चीज़ थी. क्या मैग्नेटिक बिहेवियर के लिहाज से 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक जिसके पास जो बिल्कुल भी मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होते हैं और इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया. पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, उनके पास स्मॉल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे टाइटेनियम, इरिडियम वगैरह. फेरोमैग्नेटिक जिनके पास जो मैग्नेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और दे हैव
मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके पास ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज। मैंगनीज के पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंगनीज की याद रखिएगा, मैंगनीज के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंगनीज से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं है। अक्सर पूछते हैं एमसीक्यूज में आपसे ये, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ द मोस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मैंगनीज के होते हैं वो सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक फॉर्मूला भी यहाँ पर हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन क्या है, एक फॉर्मूला हमारे पास है, म्यू से शो करते हैं उसको मैग्नेटिक नेचर निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है n × n+1। इस n से मुराद n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो ये हमारे पास इससे ये मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, सॉरी, इसको दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो इससे हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता लग जाएगी, कोई भी वैल्यू आ जाएगी उसकी, और इसकी यूनिट जो होती है वो BM होती है। ये फेडरल बोर्ड के लिए, MD कैट के लिए BM मतलब होता है बोहर्स मैग्नेटॉन। नील्स बोहर ने बताया था उसको, तो बोहर्स मैग्नेटॉन। तो वैसे तो अभी हम इतनी सी बात कर रहे हैं ना कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फॉरमैग्नेटिक, तो इसको पूरी की पूरी हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से n में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे डायपोल मोमेंट को भी म्यू से ही शो किया जाता है, और ये फॉर्मूला इसका है, और इसका यूनिट होता है BM, मतलब बोहर्स मैग्नेटॉन। ये MCQs में पूछ सकते हैं MD कैट के लिए, MBBS वालों के लिए। अच्छा, बाकी तो भाई NED वालों से ये सब जो बता दिया वो सब पूछेंगे। अब इसमें ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेट ऐसा करता क्यों है कि वो चीज़ें इस पर चिपक जाती हैं। देखो, मैग्नेट जो होता है ना हमारे पास, उसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये पोल स्टैंडर्ड किस वजह से होते हैं, ये इट इज़ ड्यू टू द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरफ +½ होता है, एक तरफ -½ होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पे ये सारे +½ वाले और ये सारे -½ वाले, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आयरन के अंदर है। तो ये इस तरह से 4 इधर और 4 इधर। आधे पोर्शन में बिल्कुल बीच से हाफ पोर्शन में सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होते हैं, और अगले हाफ पोर्शन में सारे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं। ये मैग्नेट होता है। मैग्नेट को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि जो चंबुक होता है, मैग्नेट होता है, इसके हाफ पोर्शन में क्लॉकवाइज होते हैं, हाफ पोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तभी एक S और एक P, या एक S साउथ और एक नॉर्थ, एक साउथ बनता है और एक नॉर्थ पोल बन रहा होता है, ठीक है। अब किसी चीज़ के सामने उसको हम लेकर आ जाते हैं, लेट से हम इसको किसी मेटल के पीस के सामने लेकर जाते हैं, इस आयरन को। अब इसको आयरन के पीस, अब आयरन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, अब नॉर्मल आयरन है, लोहा है ये, अभी आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हर तरफ होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये मैग्नेट नॉर्थ अगर इसकी तरफ जाते हैं ना, तो ये सारे चूँकि +½ वाले हैं, ये सारे चूँकि +½ वाले हैं, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे +½ नेचर रख लेते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, जैसे कि ये एक ही सब्सटेंस दोनों मिलकर हैं। देखो, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को आइंस्टाइन कहा करते थे स्पूकी एक्शन। आइंस्टाइन साहब इस चीज़ को स्पूकी एक्शन कहा करते थे। ये थोड़ी एडवांस बात बता रहा हूँ। क्वांटम इंटेंगलमेंट भी इसको कहा जाता है। जो बच्चा क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री या पार्टिकल फिजिक्स या इसमें इंटरेस्ट रखता है आगे जाकर, तो उसके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होती है इस चीज़ को समझना। इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ स्पूकी एक्शन। स्पूकी मतलब समथिंग रिलेटेड टू आसेब और जिन्नात। तो स्पूकी एक्शन जिन्नाती एक्शन, जिन्नाती असर। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक तरह का स्पूकी एक्शन होता है जो एक जिन्नाती और आसेबी असर है, जिसको साइंस बयान करने से कासिर है। और वो मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट बचपन से आप मैग्नेट से खेलते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर एक ऐसा असर है ना, जब वो चिपका रहे हैं ना लोहे को अपने पास, तो एक ऐसा एक्शन है जो बड़ा स्ट्रेंज है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत स्ट्रेंज सी बात है, क्यों चिपक जा रहा है, ना कोई गोंद है ना कोई ग्लू है, बट स्टिक हो जा रहा है आपस में। ये साइंस की क्या बात उसको जो है वो एक्सप्लेन करेगी। वो इस तरह से होता है ना कि अब ये सारे नॉर्थ पोल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये करीब आते हैं तो ये सारे के सारे इसी ओरिएंटेशन में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, Fe, ऐसे करीब आने से। और इस पार्टिकल को लगता है कि मैं इसी एक पार्टिकल के बॉडी का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ, ये हम इससे जुदा नहीं है। तो सारे चूँकि क्लॉकवाइज हो तो सारे चिपक जाते हैं आपस में। इस चीज़ को शो करने के लिए कि वी ऑल आर द पार्टिकल्स ऑफ सेम कंपोनेंट और सेम सब्सटेंस। अब आप बोलो ये चीज़ एटम को कैसे पता लगती है, इसके पीछे बड़े बड़े एक्शंस किए गए ना। तो
और ये बड़े बड़े राज इसके पीछे आए हैं। मिसाल के तौर पे एक एटम लंदन में रखा गया, एक एटम पेरिस में रखा गया, एक सब्सटेंस, और दोनों को और एक तरह से ऑब्जर्व किया जाने लगा गया। एक साइंटिस्ट ने लंदन में एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, एक ने पेरिस में एक अलग को ऑब्जर्व किया। तो वहाँ से अगर वो प्रैक्टिकल करके क्लॉकवाइज रोटेशन साबित करता लंदन से, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज खुद ब खुद हो जाता था, और यहाँ से क्लॉकवाइज करता तो वहाँ एंटी क्लॉकवाइज खुद हो जाता था। ये रियल में एक ऐसा एक वाकया है और एक ऐसी चीज़ की गई जिससे एक स्पूकी एक्शन इसको नाम दिया गया कि इस एक्शन को साइंस अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। कितने हज़ारों किलोमीटर दूर एक एटम और दूसरा एटम है, और वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी तरह से कोई रिलेशन इनके अंदर है, तो वो क्वांटम इंटेंगलमेंट उसको हम कहते हैं। ये बड़ी एडवांस फिजिक्स के अंदर जाकर आती है। तो ये यही एडवांस फिजिक्स आपके ना मैग्नेटिक नेचर को शो कर रही होती है कि ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ सारे एक तरफ क्लॉकवाइज, एक तरफ सारे एंटर क्लॉकवाइज, कि सब्सटेंस पे आते हैं तो जो पार्ट होता है क्लॉकवाइज वाला, ये सारे क्लॉकवाइज के हो जाते हैं, और एक ही सब्सटेंस का पार्ट होकर चिपक जाते हैं। फिर आप फोर्स लगाकर उनको अलग कर देते हैं। जब वो अलग कर देते हैं तो पार्टिकल दोबारा रैंडम ऑर्डर में आ जाता है। इसी वजह से जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को ओरिएंट कर सकेंगे ना, पेयर्ड होगा तो वो तो ऐसे ही प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगा, उसका जो मूवमेंट होगा प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो हमेशा या तो प्लस हाफ वाले हो या तो माइनस हाफ वाले हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाकर क्या होगा, चुंबक या मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है क्या बताना चाह रहा हूँ? तो अब एप्टीट्यूड के हवाले से क्या चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे? ओवरऑल मैं आपको बता दूं, सारी बता दूं कि क्या चीज़ आज हमने डिस्कस की है डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज़ है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चूँकि NS और MnST के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। एक्सेप्शन इसमें है स्कैंडियम, जिसकी एक है +3, और जिंक, जिसकी एक है +2। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, चूँकि बड़ा साइज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स का, जब वो मिलते हैं तो वाइट्स आ जाते हैं, तो वाइट्स में छोटे छोटे एटम्स आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑलॉयस वगैरह की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और जो कंपाउंड बनता है वो नॉन स्टोइचोमेट्रिक बनता है, क्योंकि फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। थर्ड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उस छोटे छोटे जो हमारे पास एटम्स हैं, जो होल्स हैं, जो वाइट्स हैं, उनमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है वो पहले नॉन रिएक्टिव स्टेट में जाता है, और जब बाहर निकलता है तो रिएक्टिव स्टेट में निकलता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट उसमें ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद होते हैं। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। जब लाइट टकराती है किसी ट्रांजिशन मेटल पर, तो क्या होता है, उसके अंदर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, T2G EG, और T2G और EG में जो ट्रांजिशन होती है तो विजिबल स्पेक्ट्रम में वो लाइट एमिट करता है। वही लाइट हमारी आईज सेंस करके हमें को कलर दिखाती हैं। और जिंक जो है वो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता, बिकॉज उसका डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ 3 उसी एलिमेंट के अंदर होगी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिंक डायमैग्नेटिक होगा, क्यों? चूँकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। आयरन के पास, मैग्नीज के पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो फेरोमैग्नेटिक होंगे, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करेंगे किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, दिस फार्मूला म्यू इज इक्वल टू √n × n+1, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे जो यूनिट निकलेगी दैट इज कॉल्ड BM और बोहर्स मैग्नेट्रॉन अकॉर्डिंग टू फेडरल एंड पंजाब बोर्ड। नेक्स्ट इज मेटेलिक नेचर। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि उनके पास 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में। वो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और क्रिस्टल लैटिस के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाती है, जिसको केमिस्ट्री में मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। उसी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से वो क्या होता है, ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, और वो गुड कंडक्टर भी बन जाते हैं, चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है। क्लियर है सब कुछ? परफेक्ट, बिल्कुल।